Hello students, today in this video we are going to learn questions and answers of your chapter 4 Landscape of the Soul. आज हम चैप्टर 4 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझेंगे. इसके प्रोज का वीडियो हम पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में आपको पहले जारी कर चुके हैं, अतः आप इसमें क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझें. तो पहला जो हमारा पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन हैं. तो पहला जो क्वेश्चन है, कंट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विद एग्जाम्पल्स. ये क्वेश्चन है, यूरोपियन और चीनी कला के दृष्टिकोण के अंतर विरोधों को बताइए. यानी कि चीनी पेंटिंग्स जो हैं और यूरोपियन पेंटिंग्स हैं उनके बीच में क्या अंतर विरोध है, क्या कंट्रास्ट है, वो हमको एक्सप्लेन करना है. तो आंसर देखें. द चाइनीज पेंटर्स डिड नॉट इंटेंड टू रिप्रोड्यूस एन एग्जैक्ट इमिटेशन ऑफ द लैंडस्केप. चाइनीज पेंटर जो हैं उनका इरादा ये नहीं होता है कि वो किसी भी भूदृश्य लैंडस्केप की नकल करके एग्जैक्ट उसको ऐसा का ऐसा रिप्रोड्यूस कर दें. दे ट्राई टू डिपिक्ट द स्पिरिट विद इन. वे ये प्रयास करते हैं कि उस लैंडस्केप के अंदर क्या आत्मा, क्या भावना छिपी हुई है, उसको प्रदर्शित करने का वो प्रयास उन्होंने किया. वी मे कॉल इट द लैंडस्केप ऑफ द सोल. और इसी स्पिरिट को हम लैंडस्केप ऑफ द सोल कह सकते हैं, भूदृश्य की आत्मा या उसकी रूह, ये हम कह सकते हैं. बट द यूरोपियन आर्टिस्ट, परंतु यूरोपियन कलाकार ट्राई टू रिप्रोड्यूस अ परफेक्ट कॉपी ऑफ द लैंडस्केप एज इट अपियर टू द आर्टिस्ट. यूरोपियन कलाकार जो भी उनको दिख रहा है, एक कलाकार को जो अपियर होता है उस लैंडस्केप का हूबहू उसको वो रिप्रोड्यूस करते हैं. ये दोनों में अंतर विरोध है और यही दोनों का अंतर है. टू स्टोरीज ऑफ वुदाउजी एंड क्विंटन मैथ्सिस मेक दिस कंट्रास्ट इन द टू व्यूज वेरी क्लियर. इस लेसन में, प्रोज में, हमने वुदाउजी और क्विंटन मैथ्सी की दो कहानियाँ पढ़ी. वो दोनों कहानियाँ इन दोनों के नज़रिए को बहुत स्पष्ट तौर से प्रदर्शित करती हैं, उनके जो अंतर विरोध है उसको. दीज स्टोरी लाई द चीफ डिफरेंस बिटवीन द चाइनीज एंड यूरोपियन व्यू पॉइंट्स. ये दोनों कहानियाँ चाइनीज़ और यूरोपियन का जो नज़रिया है पेंटर्स का, उनके बीच के अंतर को प्रमुखता से प्रदर्शित करती हैं, बताती हैं. पहले क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेंशुई. शेंशुई की अवधारणा, उसके कॉन्सेप्ट को समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए. तो हमने अच्छे से आपको उस प्रोज के वीडियो में दिखाया है, समझाया है, आप उसको भी देख सकते हैं. चलिए आंसर में देखते हैं. शेंशुई इज अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट. शेंशुई क्या है? एक आध्यात्मिक अवधारणा है, एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है. इट एक्सप्रेसेस द इनर लैंडस्केप. यह किसी भी लैंडस्केप, भूदृश्य की अंदर जो भावना है उसको एक्सप्रेस करता है. शेंशुई लिटरली मीन्स माउंटेन वाटर. शेंशुई का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है पर्वत का पानी, यानी माउंटेन वाटर. टुगेदर दे रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप. और दोनों मिलकर के, माउंटेन और वाटर दोनों मिलकर के वे लैंडस्केप के दृश्य को प्रदर्शित करते हैं. दिस एक्सप्रेसेस द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. शेंशुई एक्सप्रेस करता है जो दुनिया को देखने का दाओइस्ट व्यू है, दाओइस्ट एक अवधारणा है, उसको प्रदर्शित करता है. इसमें दो चीजें हैं, यांग और यिन. यांग इज द माउंटेन. इसमें यांग जो है, यांग यिन, यांग पर्वत है, माउंटेन है, मैस्कुलिन है, उसको पुरलिंग, पुरुष के रूप में जाना जाता है. स्टेबल, वार्म एंड वर्टिकल, वो बिल्कुल सीधा, गर्म और ऊर्ध्वाधर है, स्थायी है. और यहाँ यिन इज वाटर. यिन जल है, पानी है, जो कि मॉइस्ट है, फ्लूइड है एंड हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, नम है. इट इज द फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स. और यिन यूनिवर्स में एक जो स्त्री वाला भाव है उसको बताता है. तो यांग मैस्कुलिन है, यिन फेमिनाइन है. इट इज रिसेप्टिव. जो यिन है, जल, वो रिसेप्टिव है, ग्रहण करने वाला है. द इंटरेक्शन बिटवीन यांग एंड यिन टेक्स प्लेस इन द वॉइड. और इन दोनों की जो क्रिया है, अंतर क्रिया यांग और यिन की, वो एक वॉइड,
एक शून्य में स्थान लेती है, क्रिया करती है, एक वॉइड की जगह पर, दैट लाइज इन द मिडल, जो बिल्कुल बीच में होता है। इट इज इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। वॉइड का जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। इनके बिना, इसके बिना, वॉइड के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। दैट इज वाई देयर इज अनपेंट स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। इसलिए चाइनीज लैंडस्केप जो होती हैं पेंटिंग्स, उनमें कुछ खाली जगह होती है जो अनपेंट की हुई होती है, वो उस वॉइड को बताती है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट। अब यहाँ इस प्रोज में आपको 2-3 शब्द मिले हैं जिनको अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। एक तो होती है आउटसाइडर आर्ट यानी बाहरी कला, और आर्ट ब्रट ये रॉ आर्ट या कच्ची कला। इससे आप क्या समझते हैं, उनका ये मतलब है क्वेश्चन में। तो आंसर देखें, फ्रेंच पेंटर जीन डुफेट originated the concept of outsider art. आउटसाइडर आर्ट, बाह्य कला जो होती है, इसके कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा को फ्रेंच जो फ्रांसीसी पेंटर हैं जीन डुफेट, उन्होंने इसको शुरुआत की थी इसकी। इट डिस्क्राइब्स द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट। ये उस कला को डिस्क्राइब करती है जिसमें कि कलाकार को कोई अधिकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने कोई औपचारिक ट्रेनिंग प्रशिक्षण नहीं लिया होता है पेंटिंग करने का, इसलिए इसको आउटसाइडर आर्ट बोला जाता है। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट। फिर भी वो जो पेंटिंग बनाते हैं, आउटसाइडर आर्ट जो होती है, उसमें टैलेंट भी दिखता है और उनकी कला का अंतर्दृश्य भी हमको दिखता है स्पष्ट रूप से। द टर्म आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट, अब यहाँ जो टर्म है आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट, डिस्क्राइब्स द वर्क्स दैट दे वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। ये दोनों ही कलाएं अपने विकसित स्थिति में है, कच्ची स्थिति में है, मतलब वो मैच्योर होने वाली हैं धीरे धीरे, और उनमें कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस छुपा रहता है, उसको माना जाता है। सेकंड का दूसरे क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, Who was the untutored genius who created paradise and what is the nature of his contribution to art? अब यहाँ इस प्रोज में एक लाइन आई है, The untutored genius who created paradise। एक अप्रशिक्षित जीनियस, अब उसने ट्रेनिंग नहीं ली इसलिए उसको अनट्यूटर्ड बोला गया है, जिसने कोई कुछ सीखा नहीं, परंतु वो जीनियस है। तो ऐसे अनट्यूटर्ड जीनियस जिसने कि एक स्वर्ग को बनाया, तो ये कौन थे? ऐसे वो कौन थे और उनकी कला का योगदान की प्रकृति क्या थी, किस प्रकार की कला उन्होंने बनाई? तो आंसर देखें, द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड पैराडाइज वाज नेकचंद। ये कौन थे? ये व्यक्ति नेकचंद थे। एन 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर, एक 80 साल का रचनाकार और निर्देशक, हु मेड द वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, जिन्होंने कि विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण किया जो कि चंडीगढ़ में है। ही स्टार्टेड बाय क्लियरिंग ए पैच ऑफ फॉरेस्ट टू क्रिएट दिस पैराडाइज। उन्होंने इस स्वर्ग को, पैराडाइज को बनाने के लिए एक छोटे से जंगल के टुकड़े को क्लियर किया। ही हैज वेस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक एज मटेरियल फॉर हिज वर्क ऑफ आर्ट। उन्होंने पत्थर, जो ऐसी चीज़ों से मूर्तियां बनाई थी, तो उन्होंने सिंक हो, टिन से लेकर के, टिन के डिब्बे से लेकर के सिंक तक जो भी कुछ चीज़ हो सकती थी, किसी भी तरह का मटेरियल वो अपने काम में, कला के काम में लिया। यूजिंग दिस वेस्ट मटेरियल, इस वेस्ट मटेरियल का उपयोग करते हुए, ही क्रिएटेड मार्वलस वर्क ऑफ आर्ट विच इज़ हेल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने बहुत ही अद्भुत आर्ट का काम किया जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है, फेमस है। हिज आर्ट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। उनकी इस आर्ट को यूनेस्को के द्वारा भी पहचान दी गई। अब आता है हमारा टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ये सेक्शन है जिसमें कि नोट है, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 4, यानी 4
स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना करके हमको इन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करना है। तो डिस्कस के बाद में हमने इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखे हैं, आप देख लें, समझ लें। आप इसमें कुछ घटा बढ़ा भी सकते हैं यदि आपको लगता है तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। यहाँ पर प्रोज में एक लाइन आई है जो कि यहाँ पर कोट की गई है, एक सम्राट जिसने कि एक क्षेत्र जीता है, एक टेरिटरी को रूल ओवर किया है, ही हैज कॉन्कर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, परंतु वो उस पर शासन कर सकता है। एक सम्राट जिसने एक क्षेत्र जीता है वो उस पर शासन कर सकता है, किंतु विद इन यानी अंतरात्मा का रास्ता केवल एक कलाकार जानता है। तो इस बात को हमको डिस्कस करना है और उसके बाद उसके आंसर को लिखना है। तो आंसर देखें, द सेंटेंस एक्सप्लेन्स द फैक्ट दैट इवन दो एन एम्परर माइट रूल एन एंटायर किंगडम एंड हैव पावर ओवर हिज कॉन्कर्ड टेरिटरी। ये वाक्य इस तथ्य की व्याख्या करता है कि भले ही एक सम्राट पूरे राज्य पर शासन कर सकता हो और अपने जीते हुए क्षेत्र पर वो अधिकार कर सकता है, and have power over his conquered territory, only an artist would be able to go beyond any material appearance. किंतु केवल एक कलाकार किसी भी भौतिक उपस्थिति मटेरियल अपीयरेंस उसके पार जाने में सक्षम होता है। राजा तो जो क्षेत्र जीतता है उस पर ही निगाह रखता है बाहरी तौर से, परंतु एक कलाकार उसके अंदर तक जा सकता है, उसकी अंतरात्मा को समझ सकता है। वेयर इज द आउटर मटेरियल फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट लुक बियॉन्ड द आउटर फॉर्म। जबकि जो बाहरी भौतिक वातावरण है उसको साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता वहां तक। डू नॉट लुक बियॉन्ड द आउटर फॉर्म, वो आउटर फॉर्म के अलावा कुछ देख ही नहीं सकता है एक ऑर्डिनरी पीपल। बट देयर इज अ स्पिरिट विद इन, दैट स्पिरिट इज नॉट इजी टू सी, परंतु उसमें एक आत्मा छिपी होती है, उस आत्मा तक पहुंचना, उसको देखना सरल नहीं है। बट आर्टिस्ट हैज अ स्पिरिचुअल रीजन टू ग्रेस द ब्यूटी ऑफ द सोल, परंतु एक कलाकार में वो क्षमता होती है कि वो उसके आध्यात्मिक रीजन कारण को, सुंदरता की आत्मा को वो बड़े अच्छे से देख सकता है। वी ऑल नो अबाउट द वेल नोन पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, जैसा कि हम जानते हैं एक बहुत फेमस पेंटिंग है मोनालिसा की। सी वॉज एन ऑर्डिनरी वुमेन, वो एक साधारण औरत थी, बट द पेंटर गॉट अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन हर स्माइल, परंतु पेंटर ने जब उसको बनाया तो एक खास प्रकार का उसकी मुस्कुराहट में सिग्निफिकेंस दिया। ही पुट इट ऑन द कैनवास, उसने उसको पिक्चर पर, पेंटिंग पर डाला, उस मुस्कुराहट को, उस औरत की को। ओनली द आर्टिस्ट न्यू इट, नो किंग कैन टेल, केवल एक कलाकार ही इसको जान सकता है और कोई इसको बता नहीं सकता है इस बात को। तो हर पेंटिंग जो भी बनी हो, चाहे वो लैंडस्केप की हो, चाहे किसी भी व्यक्ति की हो, बाहरी तौर से ही कोई साधारण व्यक्ति उसको देख सकता है, परंतु कलाकार उसके अंदर छिपी हुई आत्मा को अच्छे से देख सकता है। क्वेश्चन 2 देखें, द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड ए कॉन्सेप्चुअल स्पेस। एक कोई भी परिदृश्य, भूक्षेत्र, लैंडस्केप, वो एक इनर वन, एक आंतरिक होता है, ए स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक होता है, एंड कंसेप्चुअल स्पेस, एक वैचारिक स्थान होता है। यानी कोई भी लैंडस्केप देखिए उसको आप अंतरात्मा से देखें, अपने विचार करते हुए वैचारिक तौर से देखें, आध्यात्मिक तौर से देखें। तो इसके ऊपर हमको स्टेटमेंट पर चर्चा करनी है। तो आंसर देखें, क्लासिकल चाइनीज पेंटिंग्स डिफर फ्रॉम द वेस्टर्न पेंटिंग्स। जो प्राचीन चाइनीज पेंटिंग्स हैं वो पश्चिमी पेंटिंग से भिन्न हैं। द वेस्टर्न आर्टिस्ट रिप्रोड्यूस ए रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ व्हाट ही सीज। एक वेस्टर्न जो कलाकार होता है वो किसी भी पिक्चर, जो भी वो देखता है उसको वो वास्तविक रिप्रोड्यूस करता है। He expects the viewer to see it as he saw it. वो ये उम्मीद करता है कि जो व्यूअर है, जो उसकी तस्वीर को देख रहा है, वो उसको ऐसे ही देखे जैसे कि उसने देखा। But the Chinese painters did not reproduce the real scene. परंतु चाइनीज पेंटर्स जो होते हैं वो किसी भी रियल सीन को रिप्रोड्यूस नहीं करते। ही विजुअलाइज्ड इट इन हिज ऑन वे, वे इसको अपने तरीके से देखने का प्रयास उन्होंने किया। ही ट्राइड टू सी थिंग्स बियॉन्ड व्हाट दे अपीयर टू बी,
उन्होंने ये प्रयास किया जो चीज दिखती है उससे परे और क्या हम देख सकते हैं। ही पेंटेड अ पिक्चर फॉर द व्यूअर। चाइनीज पेंटरों ने पेंट किया किसी भी पिक्चर को इस व्यूअर के लिए, एंड एक्सपेक्टेड हिम टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट, कि जो व्यूअर है, जो उसको देखने वाला है, वो उसकी पेंटिंग की अंतरात्मा को समझे और उसकी के हिसाब से वो एक्सपेक्टेशन करता है व्यूअर से कि वो उसके अंदर की चीज को देखे। हिज लैंडस्केप वाज हिज कॉन्सेप्ट। उसका चाइनीज पेंटर का जो लैंडस्केप होता है, परिदृश्य, वही उसकी अवधारणा होती है। इट वाज हिज विजन ऑफ इट। इसके अंदर एक विजन होता था। ही पुट दैट विजन ऑन द कैनवास, और वो उस विजन को उस कैनवास के अंदर ला करके रखते थे। तो ये यूरोपियन और चाइनीज पेंटिंग्स में अंतर था। इसीलिए द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस है। आपका थर्ड सेक्शन है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। इसमें क्वेश्चन है फाइंड आउट द कोरिलेट्स ऑफ यिन एंड यांग इन अदर कल्चर। जो दूसरे कल्चर होते हैं, इसमें तो यिन और यांग का चाइनीज कल्चर आपको प्रोज में बताया था, परंतु क्वेश्चन ये है कि अन्य जो संस्कृतियां हैं, कल्चर्स हैं, उनमें यिन और यांग के सहसंबंधों का पता लगाएं। ये बात हमको लिखना है। तो आंसर में देखें, इंडियन कल्चर लेज स्ट्रेस ऑन नेचर एंड गॉड। जो भारतीय संस्कृति है वो प्रकृति और भगवान पर जोर दिया जाता है। उसमें इंडियन कल्चर में नेचर और गॉड पर स्ट्रेस किया जाता है। नेचर इज द यिन और फीमेल पार्ट। हमारी इंडियन कल्चर में नेचर जो होती है, प्रकृति, वो यिन होती है, ठीक है, जो कि फीमेल होती है, फेमिनाइन होती है। वेयर एज गॉड द क्रिएटर इज द मेल पार्ट। जबकि जो गॉड होता है, ईश्वर, वो सृजन करता होता है, निर्माता होता है सृष्टि का, वो मेल पार्ट होता है, पुरुष वाला भाग होता है, जिसको यांग कहते हैं इंडियन कल्चर में। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नॉन एज माया और ब्रह्मा। इसको इंडियन कल्चर में, इस कॉन्सेप्ट को हम माया या ब्रह्मा, माया और ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्रिएट्स द होल वर्ल्ड। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन ने पूरी दुनिया को बनाया, उसको रहने लायक बनाया। ऑल इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो इट्स इनहेबिटेंट्स। इसमें जो भी सभी वस्तुएं हैं और इसमें निवासी, जो इसमें इनहेबिटेंट्स हैं, जो इसमें रहने वाले हैं, उन सब को इन दोनों ने ही, माया और गॉड के कॉम्बिनेशन से ही सृजन दुनिया का हुआ। क्वेश्चन 2, इसका आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैंग्वेज स्पोकन इन फ्लैंडर्स। फ्लैंडर्स में बोली जाने वाली भाषा क्या है? आंसर है, फ्लैंडर्स इज अ रीजन इन बेल्जियम। फ्लैंडर्स बेल्जियम में एक क्षेत्र है। द लैंग्वेज स्पोकन देयर इज फ्रेंच। वहाँ जो बोली जाती है भाषा वो फ्रेंच है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एमपी इंग्लिश क्लासेस को, तो अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है। आपके सामने लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप टच करेंगे तो लाल कलर का व्हाइट कलर में बदल जाएगा। ऐसा आपको एक वीडियो में ही करना है, हर वीडियो में नहीं करना है। एक बार आप एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत से फायदे होंगे। इसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको आप जरूर दबाएं। इसके दबाने से 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है, ऑल वाला ऑप्शन, उसको आप टच करेंगे, ऑल को, तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो मेरे वीडियो बनाते ही, अपलोड करते ही आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन पर पहुंच जाएगा। तो जल्दी से एमपी इंग्लिश क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।